हेलो, नमस्ते मेरे भाई, गुड इवनिंग आप सभी को। और उम्मीद करता हूँ सब कुशल मंगल है, मस्त हो आप लोग। आज मेरे भाई क्या कर रहे थे? आज पैसे सेक्शन करना था क्या? आज क्या करना था? पैसे सेक्शन करना था, क्या करना था? हाँ जी भाजी, मैसेज तो चलिए भाई, रेडी तो कराया मैंने उसका मैटर भी। देखो है क्या चीज है वो, मैंने ठीक है आपके क्या कहते हैं सीरियल ईयर 2 के मैसेज रखवा लिए हैं, और एक और पीडीएफ अभी रेडी हुई नहीं है, वो करा रहा हूं मैं। आपकी क्लोज टेस्ट की पीडीएफ रेडी करा रहा हूं। एक क्लोज टेस्ट के टाइप में वो चाह रहा हूं कि फिल इन द ब्लैंक्स के बाजू में ही ऑप्शन रहे जो सीरियस में पैटर्न आता है। उसके क्लोज टेस्ट अभी रेडी नहीं हुए, वो रेडी करा रहा हूं। एक और पीडीएफ हम क्लोज टेस्ट की बनाएंगे, तो क्लोज टेस्ट के 1, 2 या 3 लेवल तक जो मिले ना आपको, उसका एक लेवल बनाएंगे। लेवल का एक और टाइप जिसमें जैसे ए ऑप्शन हुआ तो इसके 4 ऑप्शन आपको यहां मिलेंगे, फिर बी ऑप्शन हुआ तो इसके 4 ऑप्शन आपको यहां मिलेंगे। ये सीरियस में आता है क्लोज टेस्ट एक। वेरी गुड। तो अभी क्लोज टेस्ट की फिर ना एक और क्लास जो है वो रेडी हो जाएगी पीडीएफ, तो उसकी मैं लूंगा एक और क्लास अभी क्लोज टेस्ट की, फिर ले लेंगे जो इस टाइप पे ले लेंगे, ठीक है। दूसरी चीज तो जो आज वो पैसेज सेक्शन आपका कर रहे हैं, अनसीन पैसेज सेक्शन करें। सबसे इजी जो होता है वो पैसेज सेक्शन होता है। सबसे थोड़ा सा जो आप कहोगे टफ तो करेंगे, इसमें कुछ नहीं होता है, रीडिंग पे डिपेंड करता है। आपकी अगर रीडिंग अच्छी है तो ये सब चीजें अच्छी हैं, अगर आपकी रीडिंग वीक है तो यही सब चीजें आपके ऊपर हावी हो जाती है। कैसे आप इसे टैकल करते हो, ठीक है, वो चीज समझेंगे। प्लस क्लोज टेस्ट में बेटा बिल्कुल प्रैक्टिस के लिए और मैं पीडीएफ बनवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं, प्रैक्टिस की कोई कमी नहीं रखूंगा। तो और क्लोज टेस्ट में आपके लिए बनवा दूंगा। क्लोज टेस्ट अभी अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, तो आपके पास लेवल 1 और लेवल 2 और क्लोज टेस्ट लेवल 3 डल गया है, ठीक है। पहले सारे क्लोज टेस्ट आपके पास होमवर्क भी डल गया है। 50 क्लोज टेस्ट का होमवर्क एक डला है, वो क्या पागल हो गया, ठीक है। तो वो तो टेंशन ही नहीं आपकी। क्लोज टेस्ट की बेटा 3 पीडीएफ आपके पास डली है। क्लोज टेस्ट लेवल 1 लेवल 2 क्लोज टेस्ट होमवर्क, 50 क्लोज टेस्ट, मोर देन सफिशिएंट आपका, ठीक है। ये चीज याद रखो। आओ एक सेकंड रुको। ठीक है जी पाजी, आ जाओ आ जाओ। देखो भाई, अब पैसेज को ध्यान से देखिएगा। पैसेज का जो काम होता है वो एक्चुअली में है क्या। अगर पैसेज को सोचने की एक ट्रिक बनाते हैं ना, तो पैसेज आपके लिए फ्री के नंबर है। कैसे है बातचीत, आपको कॉपी कुछ नहीं करना है, कॉपी कुछ नहीं करना है। इसकी मैंने पीडीएफ तैयार की हुई है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। डन है। देखो भाई, क्लोज टेस्ट होमवर्क पीडीएफ अपलोड नहीं हुई है, होनी चाहिए बेटा, करा दी मैंने। 50 क्वेश्चन सिखाए पाजी, क्यों वो कर रहे हो बेटा। क्लोज टेस्ट की 3 पीडीएफ, 50 की होमवर्क पीडीएफ। देखो भाई चलो, जो पैसेज सेक्शन है बेटा नहीं हुई तो मैं चेक करा, उसमें आप कुछ कॉमन देखिएगा। पैसेज का मतलब क्या समझते हैं। सबसे पहले कॉपी नहीं करना भाई, है सबसे पहले आपको पता है पैसेज आपको दिया जाएगा, ठीक है। पैसेज आपको दिया जाएगा, वो पैसेज आपको रीड करना है और उस पैसेज पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। लेकिन होता क्या है, पैसेज के क्वेश्चंस को टैकल करने का तरीका क्या होता है? कोई भी तरीका नहीं होता भाई, इम्पॉसिबल। आपका एक ही तरीका है, कंप्लीट पैसेज पढ़िए और पैसेज को पढ़ते वक्त ये ध्यान देना है जो भी मैं आपको बताऊंगा। पैसेज को पढ़ते वक्त कहीं कोई डेटा यूज हो रहा है ना, तो उसको ध्यान में रखो। जैसे पिछला सीरियल का देखें तो इसमें डेटा आया, टाइगर्स पहले इंडिया में इतने थे, फिर टाइगर हुए, इतने टाइगर हुए, इनको बचाने के लिए गवर्नमेंट ये कर रही है, तो कितने टाइगर थे, कितने हुए, इन रेशियोज को, डेटा को थोड़ा सा अपने नजर में रखना है, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट डेटा। मतलब आपको एज अ टीचर ये सोचना है, अगर आपको मैं वो पैसे दूं, उस पैसे से आपको क्वेश्चंस बनाने हो, तो उन पैसे से कैसे किस किस कॉन्टेक्स्ट में आप वहां से क्वेश्चंस बना सकते हैं, आपको वो देखते हुए चलना। जब आप वो देखते हुए चलोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पैटर्न समझ आना स्टार्ट हो जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन आपको टीचर आपने सोचा जब आप पैसेज को पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज, पहले क्या होता था, रायता फैलता था पैसेज में, बकवासबाजी में कोई भी पैसेज उठाया कितना भी बड़ा डाल दिया। अब पैसेज वो ज्यादा बड़ा नहीं दे रहा है, पैसेज अपना लिमिटेड लेंथ का है। जो मैंने आज आपकी जो आपकी पीडीएफ तैयार कराई है वो सीरियल मेंस की है, जो हुआ था वो डाउनलोड भी हो गई, मैं आपको दिखाता हूं। वो सीरियल मेंस की मैंने करा दी, आंसर पैसेज। ये देखो, ये अब इस बार जो मेंस का पेपर हुआ था, अब इसमें इस पैसेज को एक बार देखिएगा कितनी लेंथ है। यहां से पैसेज चालू हो रहा है, ठीक है, ये है, ठीक है, और ये यहां पर खत्म। इतनी लेंथ का आपके पास पैसेज आएगा, ठीक है भाई। देखिएगा ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज 1 है जो सीरियल मेंस का है, और यहां से पैसेज चला है और यहां पर खत्म हो गया, फिर पैसेज के नीचे बेस्ड क्वेश्चन हो। तो इतने बेस पर आपके क्वेश्चंस एग्जाम में दिखे। तो ये है आपके क्लोज टेस्ट का मतलब पैसेज सेक्शन का तरीका, ठीक है। तो पैसेज पढ़ोगे और आप क्वेश्चंस के आंसर करो। लेकिन इसके जो क्वेश्चंस हैं बेटा वो भी फिक्स्ड है, वो भी फिक्स क्वेश्चन है। क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं पैसेज पर बेस्ड? सबसे पहला तो कुछ नहीं कॉपी करना, ये क्वेश्चन हो सकता है जो पैसेज की इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है। मतलब मैं ये कहूंगा जो इंफॉर्मेशन बेस्ड है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, पैसेज में कुछ इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन बेस्ड आपसे कुछ वो क्वेश्चन पूछेगा, उन क्वेश्चन के आपको आंसर देने। पहली चीज तो हुई, ठीक है, आपने बिल्कुल समझ आती है सर बात। दूसरी चीज आपके पास जो निकल के आती है वो ये निकल के आती है, क्योंकि जो पैसेज आपके गिवन करेगा वो इसी में क्या करेगा, बात को समझिएगा, आपसे टर्न ऑफ पूछ लेगा। टर्न ऑफ पैसेज बोलो, टर्न ऑफ स्पीकर बोलो, लैंग्वेज ऑफ पैसेज बोलो, लैंग्वेज ऑफ स्पीकर बोलो। ये स्पीकर की लैंग्वेज किस टाइप की है? क्या वो अग्रेशन में बात कर रहा है जिसमें आपको फुल ऑन वोकैब याद करनी है? क्या आपको उन शब्दों का मतलब पता? अग्रेसिव लैंग्वेज है, जैसे गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ लिखा जा रहा है तो अग्रेसिव लैंग्वेज हो जाएगी, ठीक है। अपलोड कर रहा है, अपलोड मतलब तारीफ कर रहा है, किसी की तारीफ कर रहा होगा तो तारीफ के लिए लैंग्वेज आप यूज करोगे। ये कॉमन क्वेश्चन पैसेज का हो सकता है, किस टाइप की वो टोन यूज कर रहा है, ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चन बनता है। तीसरा क्या करेगा, आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे देगा, 4 स्टेटमेंट दे दी एबीसीडी। आपसे ये पूछेगा कि इन चारों स्टेटमेंट में से बताओ कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो पैसेज से रिलेटेड है, या ये पूछेगा बेटा कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो पैसेज से रिलेटेड नहीं है, ये पूछ लेगा, ठीक है। वेरी गुड। फिर आपके पास ऐसा क्वेश्चन देगा जो वोकैब बेस्ड हो, बोलेगा ये वर्ड
पैसेज में किस मीनिंग में यूज हुआ है, यानी कि तुम कैसे यूज करते हो उस वर्ड को। नहीं बेटा, आपको एक वर्ड पता है डोरमेंट। डोरमेंट वर्ड का मतलब आलसी भी होता है, और बेटा डोरमेंट का मतलब एक ऐसी चीज जो अभी एक्टिव नहीं है बट एक्टिव हो सकती है। जैसे बोल के मैंने बताया था ना, अभी एक्टिव नहीं है, पता नहीं क्या एक्टिव हो जाए, कब एक्टिव हो जाए। सो डोरमेंट का मतलब आप अपने हिसाब से मत बनाना, लेजीनेस है। ये बताना पैसेज में कैसे यूज हुआ है, पैसेज में किस मीनिंग में वो वर्ड यूज होने लगा है। वो कैपर बेस्ड क्वेश्चन से पूछेगा, आपसे ये पूछेगा बेटा इस पूरे पैसेज का आपको क्या लगता है, टाइटल ऑफ द पैसेज क्या दे सकते हैं, इसका आप हेडिंग क्या दे सकते हैं पैसेज की, आपके हिसाब से उसकी हेडिंग क्या हो सकती है, वो आपको दे देगा कोई भी पैसेज। तो कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो पूछता ही पूछता है। अब पहले क्या करता था, इसको मैं लिखवाता था बच्चों के, बच्चे इसको लिखते थे। लेकिन इस बार मैंने क्या किया है, कमेंट को इस बार मैंने क्या किया है, इसके कुछ कॉमन क्वेश्चन थी ना, आपके लिए पीडीएफ तैयार कर दिया पहले से। तो ये सारी की सारी कहानी बेटा पढ़ो और आंसर करो, सिंपल सी कहानी। इसकी पीडीएफ क्या तैयार कर दी है मैंने, इसमें लिख दिया है टिप्स टू सॉल्व द पैसेज। पैसेज को सॉल्व करने की टिप्स पूरी की पूरी पीडीएफ, प्रिंट आउट वगैरह मत निकलवा लेना, इसका सिर्फ आपको मेरे साथ एक बार पढ़नी। बेटा एबिलिटीज की जो टिप्स है वो सिंपल है कि आपको अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल वर्ड एंड सेंटेंसेस। क्या वाकई में सेंटेंसेस की जो मीनिंग है आपको वो एक एक वर्ड का पता होना चाहिए पैसेज में, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं बेटा, आपको सिर्फ पैसेज को 60% भी आप समझ लेंगे, उसके क्वेश्चन आप आंसर करते हैं। सिंपल सी बात है, सिर्फ 60% पैसेज आपको समझना होता है। वो 100% पैसेज समझने के लिए ना तो पेपर में टाइम होता है ना आपको जरूरत होती है। लेकिन अगर आप रीडिंग एबिलिटी अपनी बढ़ाते चले जाएंगे, मैं जैसे कहा कि करंट अफेयर पढ़ते चले जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको पैसेज समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी चीज, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ पैराग्राफ्स। आपको पैराग्राफ्स का मीनिंग समझना है बेटा, ठीक है। पैराग्राफ्स का मीनिंग समझना है। मीनिंग का मतलब ये होता है यूजुअली एक शब्द का आपको मीनिंग समझने की जरूरत पड़े, वो नहीं। डिस्टिंग्विश बिटवीन माइनर एंड मेजर पॉइंट्स। मैंने कहा था ना कहां से क्वेश्चन बन सकता है, आपको वो चीज देखनी है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, हाँ यहां से बन सकता है, ये चीज। अगला पॉइंट जो मैंने लिखा है वो लिखा है समराइज करो पैसेज को, कि किस ओवरऑल किस पे बात हो रही है, अरे हाँ इससे रिलेटेड पैसेज की टोन है, तो आप वहां से कैच करोगे। अगला ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। कंक्लूजन मतलब दोनों पॉइंट आप एक ही तरीके से कह सकते हैं कि कंक्लूजन करो किस तरीके से वो बात को कहने की कोशिश कर रहा है राइटर, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट का स्ट्रक्चर है कैसे वो पार्ट से रिलेट एक दूसरे से बातें कैसे रिलेट करेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया गवर्नमेंट और टाइगर सेविंग में, क्या गवर्नमेंट टाइगर को सेव करने के लिए अपना रोल प्ले कर रही है, तो आप उस चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करके देख लो, ये पैसेज कहां घूम रहा है। ये पैसेज ये बता रहा है भारत में पहले टाइगर कितने थे, फिर कितने हुए, फिर कितने हुए, हाल में कितने हैं, गवर्नमेंट क्या कोशिश कर रही है, क्या क्या प्रोग्राम सेट कर रही है, वो चीजें रिलेट करनी। आइडेंटिफाई द ऑथर्स अजम्पशंस एंड पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव मतलब ऑथर का पर्सपेक्टिव क्या है, ऑथर किस लिए बात करने की कोशिश कर रहा है, तो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सोचना है, ये सोचना है ऑथर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ऑथर वहां गवर्नमेंट की बुराई कर रहा है, ऑथर वहां गवर्नमेंट के लिए तारीफें कर रहा है, ठीक है, किस तरीके से वो चीज को रिलेट करने की कोशिश कर रहा है। एनालाइजिंग द टेक्स्ट रीचिंग कंक्लूजन अबाउट इट, पूरे फिर एनालाइज करो चीजों को तब कंक्लूजन पे पहुंचो। अब आप बोलोगे सर पैसेज को पढ़ते हो तीन बातों का ध्यान रखना है, मेरे भाई एक बार मैंने बोल दिया आपके दिमाग में चलेगा, इतना मोर देन सफिशिएंट। अभी मैं पैसेज कराऊंगा मेन स्टाइल का, आप इतने कंफर्टेबल हो गए इसमें, इसकी कोई ये है सोल्व कैसे करें, ऑथेंटिक पैसेज क्या होता है, उसके क्या क्या चीजें वो चाह रहा है आपसे, हो गया टिप्स टू सॉल्व। सबसे पहले देखो क्वेश्चन फर्स्ट, पहला क्वेश्चन सपोज ये हो सकता है पैसेज नेक्स्ट या पैसेज बेस्ड आप कह सकते हैं क्वेश्चन पेपर, पैसेज बेस्ड करो इस पे बेसिकली गो थ्रू द क्वेश्चन फर्स्ट, गेट एन आइडिया। ये मैंने क्या कहा था, ये होता है बेटा क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर मैंने पता है क्यों लिखा है, पहले क्वेश्चन पेपर या कई एग्जाम जिनमें क्वेश्चन पेपर आपको फिजिकल मिलता है, वहां पे आपके पास क्या ऑप्शन रहते हैं बेटा, कि आपके पास क्वेश्चन पेपर होता है, तो आप पहले क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, फिर आप क्लोज टेस्ट पैसेज पढ़ो। ऐसे ही आप क्लोज टेस्ट में करते हैं, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फिर आप ग्रेजुएट क्लोज टेस्ट पढ़ते हैं, तो आपकी हेल्प होगी। तो पहले क्वेश्चन पढ़ना बाद में पैसेज पढ़ना आपकी बिल्कुल हेल्प करेगा, लेकिन मेरे दोस्त वो तब करेगा जब क्वेश्चन पेपर बेस्ड होगा। लेकिन अगर ऑनलाइन एग्जाम हुआ ना, तो ऑनलाइन एग्जाम में फंसेंगे। ऑनलाइन एग्जाम में आपको क्या होता है, पैसेज फर्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट, यहां क्या होता है क्वेश्चंस फर्स्ट पैसेज नेक्स्ट। लेकिन ऑनलाइन एग्जाम में फंसे क्लिक करते क्लिक 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 या पैसेज को रोल करना होता है, रोल करके नीचे आए, फिर अगला क्लिक किया रोल करके नीचे, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं कर सकते आप ऑनलाइन में, टोटल टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। ये सिर्फ तब होता है जब आपके पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो, तो आप क्या करोगे, पैसेज आराम से पैसेज पढ़िए और फिर क्वेश्चन कौन सा था वो याद होना चाहिए आपको। यही बात तो हुई थी, पैसेज में कहीं ऊपर हुई थी, पैसेज में कहीं बीच में बात हुई थी, पैसेज में कहीं अंत में बात हुई थी, डेटा कई बार बोलते हैं। जैसे मैंने टाइगर के बारे में बताया, अब कितने टाइगर है, पहले कितने टाइगर, तो आप भूल गए पहले कितने थे, तो आपको याद है पैसेज के स्टार्टिंग में से स्क्रॉल करके ऊपर कहीं दिखी, तो आपको तुरंत दिमाग काम कर जाएगा। ये चीज आपको बस करनी है कि पैसेज फर्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट। आगे डोंट गिव ओवर एम्फेसिस ऑन एग्जांपल्स एंड इलस्ट्रेशंस। जो एग्जांपल्स होंगे, जो इलस्ट्रेशंस होंगी कि भाई ऐसा है फॉर एन एग्जांपल, बेटा एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चंस बन ही नहीं सकते, तो जिन चीजों पे क्वेश्चंस बन ही नहीं सकते उनको पढ़ने की कोशिश ना करें। सो डू नॉट गिव ओवर एम्फेसिस ऑन एग्जांपल्स एंड इलस्ट्रेशंस, गेट एन आइडिया ऑफ द पैसेज एज अ होल, आइडिया लो और सिंपल से उनका आंसर करने की कोशिश करो। तो अब हमारे पास एग्जाम है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में ही आप जाइए और इन चीजों का प्रयोग कीजिए। भाई साहब ये तो गया हमारे ऑप्शन से बाहर, ठीक है बेटा। आगे देखो, हमने बोला था मेन प्रायोरिटीज टू अंडरस्टैंड द फ्लो एंड द स्ट्रक्चर ऑफ पैसेज। मैंने बोला ना जिस फ्लो में पैसेज चल रहा है फ्लो में चलने दो। मूर्खों की तरह ये मत सोचो कि 100% आपको वो पैसेज याद हो जाएगा। मैंने बोला बेटा सिर्फ आपको पैसेज 60% भी मेमोरी में रखना, ये कुछ मैटर है, मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि पेपर में 4 ऑप्शंस हैं, आप अपने आप से उसके आंसर कर पाओगे। लेकिन अगर आपने बेवकूफी में टाइम पास किया, ठीक है, प्रायोरिटी आपने अंडरस्टैंड करने में नहीं दी, फ्लो स्ट्रक्चर को नॉर्मल कैजुअल उसमें सीरियसली घुस गए, तो बेटा गई है पानी में, टाइम इतना लगा दोगे कि कुछ नहीं होने वाला। सारी पॉइंट में भी अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो हमने बोला डू नॉट स्पेंड टाइम टू मेमोराइज द सेंटेंस, टू मेमोराइज द पॉइंट, सिंपल पॉइंट करो माइंड में ही, क्योंकि पेपर ऑफलाइन है कि आप अंडरलाइन करोगे, पॉइंट कहीं ना मार्क करने की कोशिश करो, हाँ ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, फिर आपकी मेमोरी पे डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे तरीके से उसको लिया। फिर देखना बेटा ट्रांजिशन वर्ड्स, याद है मैंने उसमें भी बताया था आपके पैराजम्बल्स में, जैसे बट, हेंस, देयरफॉर, एज, तो ये सारे के सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो रिगार्डिंग आपको आइडिया देंगे कि ऑथर उसकी सपोर्ट कर रहा है या ऑथर उसके अगेंस्ट जा रहा है। कहता है गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया परंतु, इसका मतलब वो गवर्नमेंट के खिलाफ जाएगा। वो कह रहा है मेरे बच्चे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया और इसका मतलब वो पॉजिटिविटी कनेक्ट कर रहा है। तो इन वर्ड्स का आपको देखना है कि वो अगेंस्ट जाने की बात कर रहा है या फिर इससे टोन ऑफ पैसेज पहचानने में आपको मदद मिलेगी। आगे कहता है डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड सर्टेन वर्ड्स। मैंने कहा बेटा सारे वर्ड्स को पागलों की तरह मत समझने चले जाना, ऐसा नहीं हो सकता। आपको पैसेज की सारी वोकैब आती है तो आपको उसकी जरूरत नहीं है, 60% पैसेज भी आपको समझ आए, मोर देन सफिशिएंट। अगला स्किप पैसेज इफ नीड। अगर वेरी सिंपल लिखा था भाई बैंकिंग एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम का ऐसा सत्यानाश हो रखा है, वो चाहता ही नहीं बच्चा पैसेज करे क्योंकि टाइम ही नहीं दे रहा एग्जामिनर। सिर्फ बैंकिंग एग्जाम में ऐसा होता है बेटा, पैसेज की लेंथ इतनी बड़ी होती है कई बार आपको मैटर आंखों से पढ़ना पड़ जाता है, तो पैराग्राफ स्किप करना पड़ जाता है, क्या इसमें कुछ ऐसा खास होगा नहीं, हानि क्या वो बैंकिंग के एग्जाम होता है। इसलिए बेटा बैंकिंग के एग्जाम का किसी को अगर पैसेज निकालना है तो ऑब्वियसली बात है वो बच्चा द हिंदू भी डेली बेसिस पे पढ़ रहा होगा, और जो द हिंदू डेली बेसिस पे पढ़ रहा होगा वो इस पॉइंट को कवर कर लेगा। तो सिर्फ बैंकिंग वाले बच्चों के लिए सीजीएल, सीडीएस, सीपीओ, एनडीए कोई भी अदर एग्जाम अगर आप दे रहे हो, इवन यूपीएससी भी दे रहे हो, उसकी भी कंपनी सिर्फ बैंकिंग एग्जाम, क्योंकि यूपीएससी में भी छोटा ही पैसेज आता है, बहुत बड़ा नहीं। ये चीज याद रखिए। प्रीलिम्स की बात करूं, यूपीएससी में अब की बात जो प्रीलिम्स था वो तो
बहुत गजब का बना रखा था, हालांकि गलती थी वो, ठीक है। इतना टफ फिल्म्स मत बनाओ कि उसमें जो मेन में लिखने वाले बच्चे हैं वही बढ़िया चटनी ना कर पाओ, ठीक है। तो अब लेकिन उसमें भी पैसेज सेक्शन आप देख रहे थे, पैसेज सेक्शन वो ऐसा नहीं था कि बहुत बड़े पैसेज, लेकिन बैंकिंग एग्जाम में ऐसा होता है, तो बैंकिंग वालों ध्यान ये रखना है, ज्यादा आपको घुसल पालने की वहां पर जरूरत है नहीं, ठीक है। तो आप पैसेज स्किप कर सकते हो, क्वेश्चन स्किप कर सकते हो, क्योंकि बैंकिंग में फिर ऐसा भी नहीं है मेरे बच्चे कि आपको इंग्लिश में 90% मार्क्स लाने हैं, आपको 100% मार्क्स लाने हैं, बैंकिंग में ऐसा नहीं। लेकिन सीजीएल वालों का, सीडीएस वालों का, सीपीओ वालों का, इवन या स्टेनो वालों का, ठीक है, इनकी इंग्लिश इंपॉर्टेंट होती है भाई, इनको इंग्लिश में 100% मार्क्स चाहिए होते हैं, गिरे से गिरे 90% मार्क्स चाहिए होते हैं, तो इनके पैसेज अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसलिए एग्जाम में इनका पैसेज भी ऐसा देता है कि सारा पैसेज आराम से सोल्व कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, इनके लिए उतनी भसड़ है नहीं। समझ आई बात? वेरी गुड। आज नेक्स्ट, से नो टू योर आउटसाइड नॉलेज। मैंने कहा था भाई सिर्फ पैसेज की नॉलेज देखिएगा, अपने विचार मत रखने लग जाइएगा पागलों की तरह। ठीक लगता है सर, मुझे ये लगता है, भाई साहब तुम्हें लगता होगा जो पैसेज में इंफॉर्मेशन दी गई ना, कई बार हम जज्बाती हो जाते हैं और क्वेश्चन को ओपन एंडेड बना देते हैं, मुझे क्या लगता है भाई, वहां आपकी इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, वो पैसेज बेस्ड पूछी जाएगी, वैसे नहीं। पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू अवॉइड करें। अगला बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मैंने कहा था जब पैसेज को देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखें, नोट्स बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास टाइम बचाओ। लेकिन बेटा टाइम बचता नहीं पेपर में, तो आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने के बजाय अपने माइंड में रखने। अगला इंपोर्टेंस ऑफ इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। मैंने कहा था जब चीजों को इंट्रोड्यूस करें और कंक्लूड करें मतलब लास्ट में वो समअप कर रहा हो चीजों को, तो देखना कहां से चालू हुए थे और कहां समअप कर रहा है, तो मेन आइडिया होगा क्वेश्चन पूछने का। इस बात को ध्यान रखना। सारी चीज बताऊं, ट्राई टू प्रिपेयर क्वेश्चंस ऑन योर ओन। कहा भाई मैंने, सेम बात है बेटा, बस शब्द अलग है। अपने आप टीचर बनने की कोशिश करें। आप इतने समझदार तो हैं, दूध पीते बच्चे तो है नहीं कि अगर मैं आपको कोई पैराग्राफ दूं और मैं कॉम्पिटेटिव से 4-5 क्वेश्चन बना दूं, बनाओगे कि नहीं बनाओगे? तो मेरे भाई वो प्रैक्टिस करना सबसे रामबान इलाज है, कसम से, बस जो है यही पॉइंट है। ट्राई टू प्रिपेयर क्वेश्चंस ऑन योर ओन, मजा आ जाएगा कसम से। आपको पहले बताओ बिन क्वेश्चन पढ़े कि यहां से क्वेश्चन बन सकता है, और ये चीज फिर आपको बहुत अगले द पैसेजेस कैन बी लॉन्ग एंड बोरिंग। ये होते कई बार, पता है ये मेरे साथ होता है, मैंने अपनी तरफ से लिखा है। जब कई बार मैं बच्चों को पैसेज करा होता है, अगर कुछ ऐसी नॉलेज आ रही है जो इससे रिलेटेड है, जैसे हेल्थ से रिलेटेड कोई पैसेज है, मोटिवेशन से रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड, मैं बड़ा खुश हो जाता हूं। लेकिन साइंटिफिक पैसेज है, बोल जाता हूं ब्ला 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 ब्ला, तो मेरा 2-3 लाइन पढ़ने के बाद उसमें मजा नहीं आ रहा। या मुझे हिस्ट्री में मजा नहीं आता, मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूं 2-3 लाइन पढ़ने के बाद मुझे मजा नहीं आता, तो मैं इंटरेस्ट लूज करने लग जाता हूं। ऐसा मैंने स्टूडेंट के साथ देखा है, जो भाषाओं में लैंग्वेज पसंद नहीं होती ना भाई, वो बोर हो जाता है, भले पैसेज जितना सा है, लेकिन वो पता है क्या करते हैं, उनको कुछ चीजें समझ नहीं आ रही होती, तो वो क्या करते हैं, इंटरेस्ट अपना लूज करना स्टार्ट कर देते हैं, और वहीं कुछ इंटरेस्टिंग मामला चल रहा हो तो पैसेज ज्यादा। तो प्लीज स्टे कनेक्टेड, क्योंकि पापी पेट का सवाल है, नौकरी मांगता है, ये ध्यान रखना भैया। फिर लिखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड। पैसेज बेस्ड वो क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। क्या है, व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, व्हिच स्टेटमेंट इज, बताया था ना, वेरी गुड। अगला, चूज द करेक्ट एंटोनिम, चूज द करेक्ट सिनोनिम पैसेज में जो यूज हुआ है। द अबव पैसेज मेनली टॉक्स अबाउट, किसकी बात कर रहा है, टाइटल ऑफ द पैसेज, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज, दोनों सेम ही बेटा। डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम पैसेज, पैसेज से डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछता है। पैराग्राफ आपके लिए कंप्लीशन, पैराग्राफ कंप्लीशन का मतलब पता है क्या, कोई पैराग्राफ लिख देना, बोलेगा बताओ इन चारों में से कौन सा आगे की स्टेटमेंट हो सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग में आता है। इसके आगे अगर मैं पैसेज बढ़ाऊं तो कौन सी स्टेटमेंट आ सकती है, सिर्फ बैंकिंग में। टोन ऑफ द स्पीकर सब में आता है भाई, व्हाट शुड बी द एप्रोप्रिएट टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज की एप्रोप्रिएट टोन क्या हो सकती थी आपके हिसाब से, मैच द वर्ड्स देयर मीनिंग। कई बार 2-3 वर्ड भी दे देगा, बोलेगा इनके पैसेज के अकॉर्डिंग इनकी मीनिंग मैच करो, ये भी सब एग्जाम में आता है, सिर्फ ये बैंकिंग में आता है, बाकी सब में सब पूछे जाते हैं बेटा। तो इसलिए फिर एक ही क्वेश्चन बचता है सर, बाकी क्वेश्चन तो आंसर कर देंगे। ये टोन ऑफ द स्पीकर कैसे पहचानेंगे, या टोन ऑफ द पैसेज कैसे पहचानेंगे बेटा, उसके लिए आपको ये वर्ड याद करने होंगे, उसके लिए वो क्या याद करनी होगी, नैरेटिव या डिस्क्रिप्टिव को जब समझाते हो आप, नैरेट करते हो आप, उसको नैरेटिव टोन बोलते हैं। कि क्या है, जब आप कोई स्टोरी समझाते हो, कोई इवेंट समझाते हो, उसको नैरेटिव टोन बोलते हैं। सुनिएगा अभी सारे के सारे भाषण सुनते चलिएगा। सरकास्टिक टोन आप जानते हैं बेटा, जब आप कोई अपोजिट एक्चुअल मीनिंग के अपोजिट बोल रहे होते हैं, ताना मारना जिसे आप बोलते हैं ना, तो वो चीज आप कर रहे होते हैं, तो सरकास्टिक टोन होती है। क्रिटिकल टोन कौन सी होती है बेटा, जब आप दूसरों में कुछ गलतियां निकाल रहे होते हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल देता हूं, क्रिटिकल टोन। मैंने बोला भाई सपोज करो मैं गाड़ी लेने गया, जब मैं गाड़ी लेने गया तो मुझसे टैक्स ले लिया गया, उसमें रोड टैक्स भी था। कहते हैं आप गाड़ी रोड पे चलाओगे, रोड बनाए गवर्नमेंट ने तो रोड टैक्स दे दो। फिर आपने गाड़ी ली, फिर आप बाहर आए गाड़ी लेके, मस्त गाड़ी चला रहे थे, हाँ, तो फिर एक ऐसा रोड बना था जो कि बहुत अच्छा था, आपसे वहां से टोल टैक्स लिया। जब टोल टैक्स लिया गया तो आपने बोला यार मैंने तो जो गाड़ी ली रोड टैक्स तो अच्छा खासा भर दिया था, फिर दोबारा से ही रोड पे रोड टैक्स, फिर दोबारा से टैक्स ले रहे हो, ये क्या बात हुई यार, ओ माय गॉड, ये तो गजब की कहानी है। तो वो चीज रखिएगा। तो आप ऐसी चीज ले रहे थे यार, ये तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं डबल टैक्स ले लिया हमसे भाई, जब रोड टैक्स ले लिया, रोड टैक्स का टोल टैक्स नाम करके तो वसूली वाला काम कर रहे हो। अच्छा, अगर कहीं बढ़िया रोड बना टोल टैक्स ले रहे हो, तो कहीं घटिया रोड बना तो हम क्या कुछ वापस भी दे रहे हो, आप वहां तो नहीं दे रहे हो। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, टैक्स प्रोसेस तो समझ नहीं आ रही है। ये तो टैक्स प्रोसेस समझ नहीं आ रही है। टैक्स प्रोसेस ज्यादातर वही लोग ज्यादा टैक्स दे रहे होते हैं जो बेचारे मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, जरा सा उठने की कोशिश करते हैं, सबसे ज्यादा भार बेटा 60% जो टैक्स की इनकम है वो ये दे रहे होते हैं। अब ऐसी टोन में अगर यूज करो, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल या सिनिकल टोन। गलतियां ढूंढ रहा हूं, गलतियां ढूंढ रहा हूं मैं, और बात ऐसी बोल रहा हूं कि दूसरा सुनने पर विवश हो रहा है, बात में दम है, ठीक है, बात में दम है। तो वो चीज आप सुन के चलिएगा, इसको बोलते हैं। ठीक है बेटा, नॉस्टैल्जिक टोन, ये ऐसी टोन होती है जिसमें आप, ठीक है, पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन एज वेल एज सैड मेमोरी, कोई अच्छी मेमोरी हो या बुरी मेमोरी हो, तो ये उन चीजों को टोन को बोलते हैं नॉस्टैल्जिक। अब इसका मतलब ही ना पता हो तो कैसे सिलेक्ट करता, लेकिन आपको ये याद करनी पड़ेगी बेटा। अगर आपकी टोन क्या है, असर्बिक, हार्श, सीवियर, बिटर, कॉस्टिक, ठीक है, विट्रोलिक, सब सिनोनिम आपस में, इनका मतलब टोन बोल रहे हो तो आप कहीं ना कहीं किसी के प्रति आप नेगेटिव टोन यूज कर रहे हो। हार्श का मतलब वही तो, किसी के प्रति थोड़ा सा आप नेगेटिव टोन यूज कर रहे हो, ठीक है, उसके खिलाफ नेगेटिव ही नेगेटिव बोले जा रहे हो, बस ये। एंग्री बेटा गुस्से वाली टोन, जैसे गवर्नमेंट के खिलाफ हम कुछ बोल रहे हैं तो गुस्सा है। अगला है एपोलोजेटिक, माफी मांग रहे हो किसी चीज की, जैसे कुछ हुआ, कुछ स्टेप्स लिए गए किसी फर्म के द्वारा या कंपनी के द्वारा, वो अपने एम्प्लॉय से माफी मांग रही है, इस तरीके की। बेलिजेंट या बेलिकोस होती है बेटा लड़ाकू, जिसको लिखे कि भड़काऊ भाषण जिसे बोल देते हैं ना, ऐसा कोई भाषण लिखा है तो बेलिजेंट है। बायस्ड होता है बेटा वन साइडेड, जैसे कई बार भाषण होते हैं नेता लोग अपनी पार्टी के हित में होते हैं, जो है अपनी पार्टी की वो तारीफ कर रहे होते हैं, तो आप बोलो कहीं ना कहीं बायस्ड है। डोगमेटिक टोन का मतलब होता है बेटा जो अपनी ही बात मनवाने की कोशिश करे, बाकी सब गलत, मैं सही। ज्यादातर डोगमेटिक टोन में आप केजरीवाल की भाषण देखना, उनकी डोगमेटिक होती है कि मेरे जो पॉइंट है, मेरी जो सलाह है वो ठीक है, बाकी नहीं। उनकी आपको टोन डोगमेटिक ज्यादातर नजर आती है, वो अपनी ओपिनियन पे ज्यादा फोकस करते हैं कि जो मैं ओपिनियन दे रहा हूं वो ज्यादातर सही है। उनकी ज्यादातर भाषण डोगमेटिक होते हैं। यूफेमिस्टिक का मतलब ये होता है बेटा जिसमें आप, ठीक है, थोड़ा सा होता है ना, ब्लेंड बनने की कोशिश ना कर रहे हो, थोड़ा पोलाइटनेस के साथ, बड़े ही, ठीक है। यूफेमिज्म होता है ना स्वीट टोन, बहुत ही मधुर स्वीट टोन, जैसे मम्मी की होती है, ठीक है ना, जब आपसे बात कर रही होती है, डांट भी रही होती है, तो इस तरीके से डांट रही होती है, ठीक है। बेटा ये भी भड़काऊ, वो ऊपर से रिलेट कर सकते थे, भड़काऊ, प्रोवोकेट करना, ठीक है। पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है जब थोड़ा सा आप ये लगाओ नीदर कॉम्प्लेक्स टू अस, मतलब समझ नहीं आ रहा, तो एक ऐसी टोन हो गई जिसमें आप ये यूज कर रहे हैं आपसे कि वो कॉमन प्लेस थिंग्स के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर रहा है और जो इंटरेस्टिंग नहीं लग रही आपके लिए, यार बोरिंग है, कॉमन टॉक कर रहा है। पेडेस्ट्रियन होता है ना वही बात जो सब ने लिया हो, ठीक है, बोरिंग टोन, आप इसको एक और नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो मतलब हो गया जिसमें पॉपुलिस्ट टोन में आप क्या करते हैं, थ्योरीज डिस्कस करते हैं बेटा, ठीक है, जो जनरल पॉपुलेशन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। ये कह सकते हैं या ऑथर जो है वो थोड़ा सा टोन, फीचर, बिहेवियर, कॉमन लोगों से जुड़ी हुई बातें करता है।
सरकास्टिक के ऊपर बता दी मैंने बेटा, टॉन्ट करने वाली टॉन। मोटिवेटिंग टॉन तो सब पहचानते हैं, रोमांटिक टॉन सब्जी आती नहीं पेपर में, ये सब जानते हैं बेटा। ये थे सारी की सारी टॉन ऑफ द पैसेज और उसको करने के तरीके। अब आप बोलोगे ये तो मैंने बहुत फटाफट आपको पढ़ा दिया, अब आप बोलोगे सर ये चीजें हम अप्लाई कर पाएंगे? आ जाओ भाई साहब, अब सारी की सारी चीजें आपको अप्लाई करके दिखाता हूं। और देखना ये हैंसन पैसेज की पहली आपकी पीडीएफ में कोई लेवल नहीं है बेटा, क्योंकि इसके लेवल बांटे नहीं जा सकते। जैसे क्लोज टेस्ट में तो मैंने प्री लेवल मेंस लेवल बांट दिया, पैसेज का कोई प्री लेवल मेंस लेवल नहीं होता, सिंपल होता है, चाहे वो किसी भी एग्जाम में एक्स वाई जेड आए। तो ये सीजीएल मेंस का पैसेज है, जो भी एग्जाम्स हुए थे उन पैसेज को हम देखते हैं और फिर देखते हैं चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है रीड द पैसेज आंसर द फॉलोइंग, तो हम भी वही काम करने वाले हैं। देखो बेटा, द सेज ऑफ साइंस, ठीक है, कहता है जो आइंस्टाइन थे वाज सिटिंग in a depressive and pensive mood one evening. His eyes were brimming with tears. The pain was evident on his face. He peeped out of the window of his room. The sun had set a few minutes back. The sky was filled with a reddish glow. At this sunset, he felt that it was humanity that had sunk into devilish darkness, and the reddish glow in the sky was the blood of humanity, ठीक है, spilling all over the sky from earth. अब ध्यान से सुनो बेटा, जब आप इस बात को पढ़ोगे तो कुछ बच्चे अब इस इंतजार में होंगे कि जैसे सर क्या करेंगे, पैसेज पढ़ेंगे और हमें हिंदी बताएंगे। फिर तुम क्या करोगे भाई? बेटा सबसे घटिया तरीका होता है पैसेज पढ़ के हिंदी बता के उसके बच्चे से आंसर पूछना। फिर तो हर कोई देगा ये पैसेज में तुम्हें हिंदी में लिख के दे दो और आंसर पूछूं, तो फिर तो क्लास में ना देखो, फिर क्या देखना सर? यही काम होता है बेटा। इसलिए पैसेज की कभी हिंदी मत करिएगा, ना दिमाग में ना वैसे, सिर्फ नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग लीजिए, सिंपल नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग। क्यों? क्योंकि जो हो सकता है आपने 5 लाइनें पढ़ी है वो आपको अब समझ में आए, हो सकता है और 10 लाइन पढ़ने के बाद समझ में आए, अच्छा इससे रिलेट कर रहा है। क्योंकि बातें देखो कैसे रिलेट कर रहा है। कहता है जो साइंस है आइंस्टाइन वो सिटिंग इन अ डिप्रेसिव, अब कई बच्चों को पता ही नहीं डिप्रेसिव मूड क्या है, तो वो क्या पैसेज का आंसर नहीं करेंगे? बेटा आपको ऐसा नहीं देखना क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है, ये भी नहीं। बट जिन बच्चों का थोड़ा सा इंटरेस्ट है, आपका जीएस में इंटरेस्ट है किसी अलग भाषा में, वो समझेंगे, तो सिंपल अपना पढ़ते चलिए, अपने आप जो है क्लियरिटी मिलती चलेगी। दोबारा कोशिश करो, द सेज ऑफ साइंस, ठीक है। तो जो आइंस्टाइन थे वो सिटिंग इन अ डिप्रेसिव मूड वन इवनिंग, हिज आईज वर ब्रिमिंग विद टीयर्स, द पेन वाज एविडेंट ऑन हिज फेस। क्या भाई मामला जो इतने कुछ अपने बारे में बता गया वो। ही peeped out of the window of his room. Sun had set a few minutes back. The sky was filled with reddish glow. At this sunset he felt that it was humanity that had sunk into devilish darkness. कि भाई humanity, चलो सॉरी हिंदी की बता रहा हूं, हाँ, glow in the sky was blood of humanity spilling all over the sky from earth. With a tired step he walked back to his chair and settled down. It was the 9th of August 1945. 3 days back he had felt the same agony as someone had torn him apart. He was deeply hurt and depressed when he heard on the radio, जब उसने रेडियो पे सुना, बेटा ऑन द रेडियो होता है, इन द रेडियो, ये देखो क्वेश्चन में क्या करना, that America had dropped an atom bomb on Japanese city. ओहो ये तो भाई साहब, ठीक है। तो हिरोशिमा पे जब बम गिराए गए थे, आपको पता है, तो उस तरीके से उस आसमान को रिलेट कर सकता, अब समझ आया ऊपर क्या बात कर रहा है, देख रहे हो? Very good. Today, within 3 days, another bomb was dropped on another city. Oh, लो वैसे हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिरे थे, and lakhs of people had been killed. भाई लाखों इंसान मर गए. He had heard that blast released so much energy that it had paled all past destruction, and that had played out a pitiable chance of destruction. The flames that broke out of the bomb were burning, melting and exploding buildings. Scared of the heat of the bomb, people had jumped into lakes and rivers, but the water was boiling, and the people too were burnt and killed. The animals in the water were already boiled. Death. ठीक है, एनिमल्स, ट्रीज, हर्ब्स, ठीक है, कोई भी चीज वहां थी सब वो जल गई, राख बन गई, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी इतनी थी कि हैड जस्ट नॉट स्टॉप देयर, वहां तक नहीं समय, एंटर द एटमॉस्फेयर, देयर हैड स्प्रेड रेडिएशन, उसने फैल दी, जिसने अफेक्ट किया लोगों की जनरेशन तक, टू कम वुड आल्सो ब्रिंग अबाउट डिस्ट्रक्टिव इरेलेवेंट बायोलॉजिकल चेंज एनिमल्स और प्लांट्स में ले आए। आगे बेटा, एज द न्यूज ऑफ द एटॉमिक अटैक रीच्ड, वहां तक पहुंची तो ही बिकेम अवेयर ऑफ द ग्लेयरिंग और ऑफ अब्यूज ऑफ ऑटोमेटिक या का मतलब क्या होता है, मिसयूज ऑफ पावर, सुपरफ्लुअस टॉपिक में बताया था मैंने। His distress and restlessness knew no bounds. He could not control himself and picked up his violin to turn his mind on the other thing. While playing the violin, he tried to dissolve his distress in its sad notes, but he was burning on embers and destruction. His heart was filled with an ocean of agony, and tears just continued to streaming uncontrollably out of his eyes. Night had fallen. His daughter came up and asked him to eat something, as he had not taken anything for the last 4 days. His voice was restrained, and he said, "I do not feel like eating." यहां तक पूरा वैसे समझ आया भाई साहब। जो हमारा वर्ल्ड वॉर 2 की घटना है उसके बारे में बताने की कोशिश है, वहां बॉम्ब गिरे तो उनका क्या रिएक्शन हुआ, उन्होंने अपने बारे में बोला, ठीक है। बहुत आसान हो गया, तो पूरा माइंड तो बहुत आसान पैसेज है भाई। बम गिरा गए, कैसे कैसे लोग मरे, उनके बारे में चर्चा है। जब उसने इन बारे में सुना, रेडियो पे सुना, तो बहुत दुख हुआ, आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। उन्होंने सोचा थोड़ा म्यूजिक बजा लेता हूं अपने सैड नोट्स में, जो अपनी सैडनेस को छिपा लेता हूं, बट कुछ नहीं हो पा रहा था। फिर उनकी बेटी आई, कुछ खा लो, 4 दिन से कुछ खा नहीं रहे थे। अब बेटा जिसको ये पैसेज भी समझ नहीं आ रहा तो क्या करोगे, सीजीएल करके भी क्या करोगे, कसम से बहुत माना मेरी बात, करके भी क्या करोगे, आपको डॉक्यूमेंट्स भी पढ़ने नहीं आएंगे। फिर बन गया आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, कंपनी की आप प्रोफाइल भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो फायदा क्या हो, तो इंग्लिश में लिखी होगी, बताओ आप खुद से सोचो, नहीं बता सकते ना। तो इतना फायदा तो हर किसी बच्चे को, बेटा इतना भी नहीं होता, रियली सॉरी टू से क्या कर लोगे आप, फिर बताओ, गर्दन नहीं आ जाएगी बेटा। तो इतना ऐसी लैंग्वेज आती है बेटा, बस ठीक है। आ जाओ। He could not sleep that night, so when he lying down, he was thinking how he had drawn the attention of then America president, ठीक है, towards the destructive powers of an atomic bomb. He had thought that this would use to scare Hitler and put an end to the, ठीक है, that Hitler was up to. However, जो उनका थे PM उस टाइम पे प्रेसिडेंट जो थे, उन्होंने kept him in the dark, उन्होंने उसको बताया नहीं, failed false promises किए, और eventually he had abused, ठीक है, जो की उन्होंने उसका दुरुपयोग किया। That resulted in the destructive experiment. His actions had made science and scientists as murderers. वो तो ये सोच रहा है कि बनाया जिसने, वो तो भाई खून तुमने क्या दिया, तुमने बना दिया। उन्होंने कहा यही सोचते रहे बड़ी लंबी टाइम तक। Eventually he slipped into sleep, सो गए फिर। When he woke up, जब उठे, ठीक है, there was a new doubt in him too. The atomic threat had transformed his heart. बस बेटा इतनी बात थी। अब मेरे भाई आंसर कर दो प्रभु, आपके पास बहुत आसान से क्वेश्चन है, इनका आंसर करने की जरा कोशिश करेंगे बेटा, कोशिश करेंगे, ठीक है। कोशिश का मतलब समझते हो, बताओ भाजी, कोशिश का मतलब समझते हो कि घबरा नहीं करना है, कोशिश करने का। बम तुम पे नहीं गिराऊंगा मैं, अगर तुमने इसका गलत आंसर दे दिया तो कोई बात नहीं, लड्डू बम तुम पे नहीं गिरेंगे। बताओ बेटा क्या है सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, उसकी पैसेज की थीम क्या है, बताना बेटा आंसर। ये सीजीएल मेंस कर रहे हो तुम भाई साहब, पैसेज की थीम क्या है? पैसेज की थीम ये है कि आइंस्टाइन और उसकी लाइफ कैसी थी, एटॉमिक वॉर के बारे में और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, आइंस्टाइन एंड हिज लव फॉर म्यूजिक, साइंस एंड इट्स बैड साइड, इट्स बैड साइड। अब देखो बेटा एक बात बताओ, इसमें बच्चे दो में कंफ्यूज होते हैं। देखो एक तो पक्का ये तो इररिलेवेंट है, ठीक है बेटा, अगर मैं देखूं तो पहला नहीं, अगर मैं देखूं तो तीसरा नहीं। दो में एटॉमिक वॉर, जो एटॉमिक वॉर हुआ था उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, या साइंस और उसके बैड इफेक्ट। साइंस और बैड इफेक्ट की बात नहीं है भाई, बात हो रही है एटॉमिक वॉर जो हुआ उसके इतने
में वो रिलेट किया गया है। और जब आइंस्टाइन ने वो सुने तो उन पर क्या उसका प्रभाव पड़ा, या उन्होंने क्या सोचा इंसानियत होने के नाते उनके दिल में, उनके बारे में। तो एटॉमिक वॉर एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, सेकंड पॉइंट। अब लगने को तो अपने विचार रखने उन्होंने, पर वो हाथ दिलवा लो, पैर पड़वा लो, जो ऑथर कह रहा है उसके हिसाब से बता दो, सब पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू घुसाना है उसे। हमें लग रहा है देखो सर एटॉमिक वॉर था, एटॉमिक बम था, वो बना साइंस से, हाँ साइंस उसके बैठे पागल है कहीं, तो कुछ तो रीजनेबल बोलो, अपने पॉइंट घुसा रहे, अपनी बुद्धि देखो कितनी दौड़ रही। अब आपके लगाओ 80 to 85% बच्चा दिए, लेकिन बाकी है ये तो किसी ने नहीं दी। अभी भी मना किया था अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू मत झाड़ना वहां पे। इन्होंने इक्वेशंस तैयार कर दी, ये भी तो अपनी रियल लाइफ में आइंस्टाइन से कम थोड़ी ना है भाई। सेकंड ऑप्शन हुआ, शर्मा लो कुछ बेटा, किस मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम, सेट फ्रॉम द पैसेज। जो सेट का मतलब वहां से उसका क्या था, सेट फ्रॉम द पैसेज। एंटोनिम बताना बेटा, एंटोनिम। अब उसने बोला था अच्छा ढलना है ना, ढलना, सूरज ढल रहा था, सेट वही तो था, छिपना जिसे हिंदी भाषा में बोलते हैं, ढलना या छिपना। अब उसका अपोजिट आप क्या तैयार करोगे बेटा, ढलना या छिपना, उसका अपोजिट क्या तैयार करोगे आप, ढलना या छिपना है, हाँ तो उसका अपोजिट क्या तैयार करोगे। वेरी गुड, राइज होना, सेट का मतलब वही तो था, सूरज छिप चुका था, ये था राइज। बस ये तो, इतना पैसेज तो याद था आपको, सेट उसने वर्ड कहां यूज किया था। देखो उन क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो मैंने आपको बता दी। आई सिलेक्ट एन एप्रोप्रिएट टाइटल, भाई पैसेज का टाइटल क्या, वॉर एंड डिस्ट्रक्शंस, आइंस्टाइन एंड हिज वायलेंट एटम बॉम्ब्स एंड डेथ इन हिरोशिमा। डेथ इन हिरोशिमा भाई इररिलेवेंट। देखो एक तो ये बकवास है, खाली एटम बम्स कैसे कह दूंगा मैं। अच्छा आइंस्टाइन उसका, यार ये तो छोटी सी बात की थी, ठीक है, खाली एटम बम्स की बात नहीं हो रही, तो वहां युद्ध से और डिस्ट्रक्शन से भी तो थी बात, उसी से रिलेटेड तो थी। वेरी गुड। और डेथ इन हिरोशिमा, इससे ये तो सब हिस्से हैं इसके, ये भी इसका हिस्सा है, ये भी इसका हिस्सा है, और ये भी इसका हिस्सा है। तो पहला होना चाहिए पॉइंट, पहले पॉइंट में सारी चीजें नहीं आ रही बेटा। वॉर एंड डिस्ट्रक्शन में ये वाला पॉइंट भी कवर हो गया, ये भी चर्चा हुई थी, ये भी, और ये तो उसने बस ये बताया था, वो अपना ध्यान हटाना चाह रहा था वहां से, तो म्यूजिक की तरफ अपना ध्यान लेके जा रहा था। तो ये भी इसमें इंक्लूड, ये भी इसमें इंक्लूड, ये भी इसमें इंक्लूड, तो तीनों की तीनों चीजें इसमें समाई गई। तो ऐसा टाइटल तो भाई हुआ तो वो युद्ध ही था, तो उसमें ऐसे प्रयोग करना चाहिए होगा तो गलत। चलो व्हाई डिड आइंस्टाइन रिफ्यूज टू इट, उसने खाने से क्यों मना कर दिया, खाने से क्यों मना किया। अब बेटा ये होता है पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। अब ये पैसेज पर बेस्ड क्वेश्चन है, बताओ उसको क्या बताओ। क्या उन्हें वो खुश महसूस कर रहे थे, बीमार, देखो बेटा बीमार और खुश तो नहीं थे, गिल्टी या वरिड। बेटा वो अपने आप को गिल्टी मान रहे थे, गिल्टी या वरिड, अपने आप को गिल्टी मान रहे थे, चिंता में था। किस चीज की चिंता में था, गधे उसमें लिखा था कि साइंटिस्ट को तो मर्डर्स बना दिया, हम तो कातिल बन गए टेक्निकली, सारे जो साइंटिस्ट हमें तो कातिल बना दिया गया, क्योंकि हथियार हमने तैयार किया था, ये वर्ड भी मैंने यूज किया था, ठीक है। तो वो अपने आप में गिल्टी महसूस कर रहे थे। बच्चा चिंता, चिंता में बेटी बहानी है, बेटी की शादी नहीं हो रही, बच्चा शादी के लायक हो गया है, एमटीएस की तैयारी कर रहा है, चिंता में है वो। एक दो लौंडे तो आउट ऑफ द वे जाके आंसर करके आते हैं। अब आप कुछ बच्चों को लग रहा है सर ये आता है, यही आता है, खाली तो करना है, लेने सिलेक्शन जा, पेपर में तो ये आता है, तो सीजन में सब किया आपने। हाँ पेपर में तो ये, मैं पागल में कह रहा हूं, करंट अफेयर पढ़ लो, करंट अफेयर की लैंग्वेज से आप क्लोज टेस्ट भी कर लोगे, करंट अफेयर की लैंग्वेज से आप पैराजम्बल्स भी कर लोगे, करंट अफेयर की लैंग्वेज से आप जो है पैसे भी कर लोगे। तो बताओ क्या चाहिए आपको। पता नहीं क्या करते हो क्या नहीं करते, इसलिए बस आपको अपना इंटरेस्ट पैदा करना। हाँ कहते नहीं चिंता में है वो चिंता में है कि वाइफ एसडीएम बन गई है, हाँ अब रहेगी कि मेरे पास नहीं रहेगी, चिंता में था कि उस पर एटम बम गिराऊं कि नहीं गिराऊं, मजे लेने, वैसा मजे लेने। तो आ जाओ, तो मैगजीन पढ़ लो, कुछ पढ़ लो, फिर तुम्हें ऐसा अच्छा कहीं होगा, मेरे को पता मन क्या होगा, फिर तुम कई बार तो गाली बकते सोचते हो ना कि साला सिलेक्शन क्यों नहीं, जब इतना चीजें आसान आती हैं तो साला सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, पता है क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि तुम्हें आसान लग रहा है, तुम्हें लगा सर आसान पैसेज सीरियल मेंस है, बट सेम टाइप का पैसेज आपका सीरियस में आता है, सेम टाइप की लैंग्वेज आपकी स्टेनो में आती है, एमटीएस में देखा नहीं, हालांकि अगर आएगा तो सेम टाइप की टोन बनती, तो सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये तो मैंने पैसेज पढ़ दिया, तो आप मेरे साथ साथ पढ़ रहे हो, हाँ तुम मेरे साथ साथ पढ़ रहे हो, आसान से शांति से पढ़ रहे हो, तो और ज्यादा आसान हो जाती है चीजें। जब आप अपने आप इंडिविजुअल लेवल पर पैसेज को पेपर में दे देता पूछता ना, तो आपके इसी पैसेज में बेटा हो सकता है 3 क्वेश्चन सही होते हैं, 1 गलत होता, हो सकता है 2 क्वेश्चन सही होते हैं, 2 गलत होते, तो 2 सही 2 गलत, तो आपकी ये रेशो आ जाती है, 50% आप आंसर सही देते, 50% आप आंसर गलत देते, है ना, ये होता है वो रेशो। तो बेटा चीजें तो इतनी होती हैं, लेकिन अभी मेरे साथ साथ कर लो तो चीजें और ज्यादा आसान, ठीक है, और ज्यादा आसान। लेकिन आप इंडिविजुअल खुद से करोगे तो वही चीजें अपने आप को थोड़ी सी मुश्किल बन जाएंगी आपके लिए, ठीक है। वेरी गुड। ये बच्चा कह रहा है उनकी वाइफ ने एसडीएम जो बनी, उन्होंने ऐसा करके कई लड़कियों का सपना पढ़ने का वाइफ बनने के बाद खराब कर दी। मेरे हिसाब से ऐसा तो नहीं है, मेरे हिसाब से बेटा पर्सनली अगर बोलूं तो ऐसा नहीं है। देखो ना करने के सो बहाने हो सकते हैं, और नेगेटिविटी साला बहुत गंदी तरीके से फैलती। अगर ऐसी बहुत सारी वाइफ ये भी रही है और आगे भी रहेंगी जिन्होंने एग्जाम निकाले हैं और जिन्होंने अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट की, अपने परिवार की रिस्पेक्ट की, उनकी रेशो बहुत ज्यादा है। नेगेटिविटी इतनी ज्यादा भी मेरे हिसाब से नहीं फैलनी चाहिए। तो चलो मजाक की बातें हम बोल देते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। एक ने ऐसा किया है तो उसको सोच के तुम्हें लग रहा है कोई अपनी वाइफ को नहीं पढ़ाएगा, कोई अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाएगा, कोई अपने बेटों को नहीं पढ़ाएगा, ये बेतुकी बातें होती हैं। अच्छे परिवार अच्छे संस्कार हैं, ठीक है, और वो सदा से हैं और सदा से ही रहेगी। तो ऐसा अगर आप सोच रहे हो इंस्टाग्राम रील देख के कि अब वाइफ को मत पढ़ाना, वैसा कुछ भी बनाना, वैसे एसडीएम मत बनाना, ये सब बकवास वाली बातें, लॉजिकली बात हो तो ऐसा कुछ नहीं होता। पॉजिटिविटी अभी भी ठीक है, उतनी रेशो में आग नहीं लगाती जितनी नेगेटिविटी लगाती, ये तो आपको मैं मानकर चलूंगा, ठीक है। अगर गांव की एक लड़की पढ़े और जिस गांव से भी वो है उन्होंने ऐसा किया, तो उस गांव में तो बड़ी नेगेटिविटी इतनी जल्दी फैल गई होगी। लेकिन वहीं का कोई बेटी आईएएस बन जाए या कुछ भी एग्जाम बढ़िया क्रैक कर ले, वो पॉजिटिविटी इतनी जल्दी नहीं फैलती। तभी अभी भी ऐसे गांव में जहां मानते नहीं पढ़ाते, ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए लड़कियों, उन वो इंसानों को आप कैसे समझाएं, उनकी खोपड़ी में अब तक बात नहीं गई, दुनिया यहाँ टेक्नोलॉजी में यहाँ तक जा चुकी है, उनके विचार भी यही। आप लोग तो ठीक ठाक एरिया में रह रहे हो बेटा, अभी आपसे भी और गांव ऐसे हैं जो जिनमें तगड़ी डेवलपमेंट है। बाकी चलो खैर ये बातें भी आप समझोगे, बनेंगे बेटा, आपके विचार भी अच्छे बनेंगे, लेकिन ये सब कहने की बातें ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे माँ बाप ने भी किसी की नहीं सुनी ना, पढ़ा नहीं ना, तुम्हें भी तुम्हारे भी घर आगे तो रिश्तेदार कई सलाह दी जाते होंगे ना, फला फला जगह वॉचमैन की नौकरी निकल रही है वहां लगा दे इसको, फला फला प्राइवेट जॉब में जगह निकल रही है वहां लगा दे, फला फला फैक्ट्री में जगह वहां लगा दो, इसको मैनेजर आ जाएंगे 20-22 हजार महीने। तब भी तुम्हारे पिताजी क्या कह रहे हैं, लगवा देंगे, बट अभी कर रहा है लड़का मेहनत, जवाब दे रहे हैं ना, तो बस उस जवाब की रिस्पेक्ट कीजिएगा, उस जवाब की रिस्पेक्ट कीजिएगा और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। वरना ऐसे कई सलाहकार सुबह से शाम तक साले घर पे घुसते रहते हैं,
जो बहुत जल्दी जल्दी नौकरी, क्यों उसको बस जल्दी से जल्दी तुम्हें किसी भी प्राइवेट सेक्टर में चिपका देना ना, छोटी मोटी नौकरी हो सकता है बेटा, आप 1 साल की मेहनत करके कुछ अच्छा पा लेते, लेकिन वो अभी से तुम्हें होता है ना, ये साला 20,000 रुपए महीने का लालच ना, ये जान ले लेता है, ये 20,000 की औकात कर देगा, क्योंकि अभी तो जो 20,000 आएंगे वो साला बड़ा दिखेगा, 20,000 रुपए पर महीने के कम नहीं दिखेंगे बच्चे को, बड़ा बड़ा प्रॉफिट है, लेकिन जब आप देखोगे 1 साल की वो तैयारी मार लेता तो मेरा 40,000 महीने का होता, गवर्नमेंट जॉब असल में एक्चुअली में हो जाती, शनिवार इतवार ऑफ भी होता, अच्छे से मेरे पास टाइम भी बच जाता, बहुत कुछ है फायदे, सिर्फ 1 साल पालोगे कितना मेहनत है, अभी से 20,000 के लालच में देखोगे तो हो सकता है ये नौकरी अगले साल छूटी जाए, हो सकता है कंपनी बर्बाद हो जाए, तो ये बुआ मामा चाचा ताऊ पापा का दोस्त, पापा के दोस्त का दोस्त, इवन भाई साहब दूधिया भी आके ज्ञान बांट जाएगा, इसका फला जगह काम लगवा दे, दूधिया जिसकी अपनी जो है गुजारा 12-13-15,000 हमारा, वो हमारे 25,000 की नौकरी लगवाने को तैयार है, क्योंकि उसको पता है 2-4 महीने 6 महीने 1 साल तक इसके लगा देगा, फिर उसके बाद तो बर्बाद हो जाना है। ये पंचर लगाने वाले के पास पापा साइकिल लेके लगे, वो सलाह देगा तुम्हारे लौंडे के बारे में, मेरे हिसाब से फला कंपनी है, मेरी जान पहचान मालिक से, उसकी गाड़ी है, वो गाड़ी पंचर मेरे से लगवाते हैं, उसके जो है मैनेजर से मेरी जान पहचान है, उस फला फैक्ट्री में लगा दूं, तो भाई साहब वो है, बुरा समय चलता है तो इनकी कोई औकात नहीं, वो आपको सलाह देके चले जाते हैं, सलाह है उसको इग्नोर कीजिएगा। चल भाई, अब ये फालतू का ज्ञान मैंने इसलिए बांटा बेटा क्योंकि ना तो अगला पैसेज मेरा कराने का मन था, ना मैं भी करा रहा हूं, कल ही करेंगे अगले पैसेज से शुरुआत, ठीक है, कल कम से कम हम 4 से 5 पैसेज के करीब करेंगे कल, लेकिन आज भी आगे नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो कल करेंगे। आइए जी, तो कल 1-2 पैसेज आपके और सेशन। अच्छा, अब मेरे माइंड में है बेटा, मेरे 1-2 बैचेज अभी खत्म हुए तो मेरे पास अभी टाइम, और अभी टाइम है ना, तो अभी मैं थोड़ा सा यूटिलाइज आपके लिए मॉक टेस्ट में उस टाइम को कराना चाह रहा हूं, तो कल देखिएगा, कल 3 बजे से दोपहर के 3 बजे 3 PM पे मैं लेकर आ रहा हूं, जैसे एक मॉक टेस्ट अभी लिया था पिछले हफ्ते, ठीक है, कल 3 बजे कर दूंगा, या उसकी क्लास हो सकता है और पहले कर लूं, मतलब या तो 3 बजे लूंगा या 11 बजे लूंगा, उसका इवेंट देख लीजिएगा, 11 बजे लूंगा या तो सुबह, या कल 3 बजे ले लूंगा मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट में इंटरेस्ट दिखाओ उसने अपना, है ना, एक तो मॉक टेस्ट 7:30 का टाइम नहीं रहता बेटा, उसका एक रीजन है, अभी थोड़ा सा मेरे को टाइम बचाया, वो वॉल्यूम 2 पे आपका काम कर लूंगा, क्योंकि अभी मेरा एक बैच चल रहा था बेटा 3 बजे स्पोकन, वो मेरा बैच हो गया खत्म, एक मेरा बैच चल रहा था 4 बजे प्रैक्टिस बैच, वो भी बैच मेरा हो गया है खत्म, अब मेरा बैच चल रहा है 1:30 बजे से 3 बजे, तो अब मैं 3 बजे तक ही शाम को पढ़ा रहा हूं, अब मैं 3 बजे हो जा रहा हूं फ्री, ठीक है, तो पाजी अब अगर मैं 3 बजे फ्री हूं तो बेटा मेरे पास 3 से 5:30 तक का बचता है टाइम, और मैं इसमें हो जाता हूं टाइम गैप में बोर। हाँ, तो इस बोरियत का ये इलाज है, आपकी 2-3 क्लास बचती है कॉम्प्रिहेंशन वाली, तो 2-3 दिन तक भाई मेरे, अगर आप सुबह एडजस्ट कर लो तो बड़ी कृपा हो। सुबह एडजस्ट करने का मतलब ये है कि आपकी सपोज जैसे 8:30 बजे हम सुबह का टाइम रख लें, 8:30 बजे से 9:30, 8:30 बजे से 9:30 बजे का टाइम रख लें, 2-3 क्लास लेंगे बेटा, एक कल हो जाएगी ट्यूसडे, एक हो जाएगी वेंसडे, एक खत्म भाई, और पैसेज प्रैक्टिस करूंगा, क्लोज टेस्ट में कह रहा हूं वो अलग टाइप का वो भी करा दूंगा, 3 दिन तक एडजस्ट कर लो। अगर इस टाइम पे कोई और क्लास होती है तो 8:30 से 9:30 कभी और देख लीजिएगा भाई, ये चीज प्लस मॉक टेस्ट का जो भी टाइम रहेगा, तो बेटा वो जो 2.5 घंटे का गैप है ना, उसमें बड़ा कोई ना कोई काम निकला जाता है, फिर वो करने लग जाओ तो 5:30 बजे वाली कैंसिल करने की नौबत आ जाती है, ये नौबत आ जाती है, ठीक है, या फिर इसका एक और टाइम स्लॉट बन सकता है, जो आपका मन जो आप कहेंगे भाई, एक और टाइम स्लॉट मेरे पास है अभी फिलहाल, मेरे अगला बैच 17 तारीख को पोस्टपोन कर रहा हूं उसे, आपका यही टाइम 11 बजे भी हो सकता है भाई, ये टाइम आपका 11 से 12 भी हो सकता है, तो जो आप कहेंगे 11 से 12 भी हो सकता है, दोनों में से जो आपको सही लगे वो लिख दो, वो मैं लिख लेता हूं, वही दोनों रख सकता हूं, या तो 11 से 12 या 8:30 से 9:30, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे वो टाइम, मेरे पास दोनों स्लॉट अवेलेबल है, 11 से 12 भी अवेलेबल है और 8:30 से 9:30 भी अवेलेबल है, कल इसी टाइमिंग पे से ले लूंगा, जो आप कहोगे भाई वो टाइम ऑप्शन लिख देना, जो ज्यादा रेटिंग होगी वो 8:30 से 9:30 या फिर 11 से 12। आने तो मैसेज आने तो कोई दिक्कत नहीं है, अरे 3 दिन की बात है, वो भी सोच के लिखिएगा, फिर से आज मैं वही मजाक कर रहा हूं, ठीक है, दुल्हन नहीं ढूंढ रहे हो, दुल्हन नहीं ढूंढ रहे हो, जो पाजी को 2-3 दिन की टाइमिंग है, 3 दिन की बात है, 3 दिन में भी कुछ ना इधर के रहना ना इधर के रहना। अच्छा, सुबह 8 बजे 8:30 से 9:30 मेरे हिसाब से ऐसे कोई ऐसा आपकी क्लास नहीं होती, 11-12 की कोई क्लास है, बट 11 से 12 के लिए ज्यादा ऑप्शन है, इस साला कंफ्यूज कर दिया तुमने एक साल अलग ही ऑप्शन दौड़ा रहा है, एक दो मेरी जान लोगे किसी दिन 8, जबकि 8 का ऑप्शन भी नहीं दिया मैंने, निकम्मा, ठीक है भाजी, 11 के ऑप्शन ज्यादा है, 11 वाली टाइमिंग के, तो 11 बजे रख लेते हैं, हाँ तो निकल रहा हूँ, चलते हैं, तो भाजी कल 11 बजे रख लेते हैं, ठीक है, 3 दिन आपकी 11 बजे रहेगी बेटा, 3 दिन आपकी 11 बजे रहेगी, तो कल मिलेंगे हम 11 से 12, कल ट्यूसडे हो जाएगा, 11 AM to 12 PM आपकी क्लास रहेगी सर, पैसेज करेंगे आगे, चलो ठीक है, 2 दिन जो 1 घंटे की करोगे, पैसेज इसकी 1.5 घंटे की क्लास नहीं हो सकती भाई, मर जाएंगे, तो कल 11 बजे मिलते हैं भाई साहब, कल 11 से 12 की आपकी टाइमिंग रहेगी, फिर शाम वाला सेशन थोड़ा सा मेरा खाली हो जाएगा, मैं भी पढ़ूं, थोड़ा सा जिंदगी जी लूंगा, मेरे को कसम खा के बता रहा हूं, कई महीने हो गए शाम को मैं फ्री नहीं हुआ, कितने टाइम से आप लोग मुझे खुद देखते आ रहे हो रात को फ्री होते हुए, तो बहुत दिनों बाद मुझे मौका मिला है, क्योंकि स्पोकन बैच खत्म है, वो 15 दिन के बाद आएगा स्पोकन इंग्लिश वाला, और प्रैक्टिस बैच मींस के पहले आएगा, तो थोड़ा सा मेरा समय बच जाएगा, मैं 3 बजे फ्री हो जाऊंगा, ठीक है, तो मैं भी थोड़ी जिंदगी जी लूंगा, जा सिमरन जा जी अपनी जिंदगी, कल मिलते हैं 11 बजे, थैंक यू सो मच आपके योगदान के लिए, आपके साथ के लिए, कल मिलते हैं, ठीक है, सुबह वाली क्लास तो है 11 बजे 12 से 12, ठीक है, नमस्कार, थैंक यू।